नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के इस नए शो डिकोड में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन साथ ही चुनाव आयोग को यह सलाह भी दी है कि वो दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करे। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो इस प्रक्रिया पर दुष्प्रचार करके इसे रुकवाना चाहते थे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार के बाद अगला नंबर पश्चिम बंगाल का होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी ऐसे कई इलाके हैं जहां आधार कार्ड की संख्या असली जनसंख्या से कहीं ज्यादा है और हो सकता है कि वहां पर बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए घुसपैठियों ने अपना आधार कार्ड और नकली वोटर कार्ड बनवा लिया हो। ये बात हम आपसे लगातार कहते आ रहे हैं। आप जरा कल्पना करके देखिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे यहाँ चुनावों में अगर आपको ये पता चले कि बाहर से आने वाले घुसपैठिए चुनाव में वोट डाल रहे हैं और अगर इनके वोटों को काट दिया जाए तो हो सकता है बहुत सारी सीटों पर चुनाव के नतीजे पलट जाएंगे। ये बात भारत के किसी भी नागरिक को अच्छी नहीं लगेगी कि जो चुनाव उनके लिए हो रहा है, जिसमें उन्हें वोट देना चाहिए, वहां पर बाहर से आने वाले अवैध घुसपैठिए वोट डाल रहे हैं। इसलिए चुनाव में जो मिलावट हो रही है, इसे रोकना बहुत जरूरी है किसी भी लोकतंत्र के लिए। अगर चुनाव ईमानदारी से कराना है तो फिर वोटर लिस्ट में भी उतनी ही ईमानदारी दिखनी चाहिए और इसके सारे मिलावट को दूर करना ही होगा। इसके बाद हम आपको व्हाइट हाउस में चल रही एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक में लेकर चलेंगे, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो उनकी क्लास के प्रिंसिपल हों, उनके स्कूल के प्रिंसिपल हों। इनमें से एक देश के राष्ट्रपति से ट्रंप ने कहा कि वो जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करें क्योंकि ट्रंप के पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, वो ग्लोबल साउथ के इन छोटे छोटे देशों के नेताओं से बहुत प्यार से मिलते हैं, पूरा सम्मान देते हैं और इन छोटे देशों की पूरी मदद भी करते हैं, इनकी आवाज भी उठाते हैं। आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की असरदार विदेश नीति के कुछ सबूत दिखाएंगे, जिन्हें देखकर हमारे देश का सबूत गैंग आज बहुत निराश हो जाएगा, क्योंकि बार बार ये सबूत गैंग कहता है कि भारत अपनी विदेश नीति में हार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाता है। इन विदेश यात्राओं से क्या होता है, भारत को क्या हासिल होता है, आज आपके सामने उसके कुछ सबूत हम पेश करेंगे। और आखिर में हम एक ऐसी सोच का विश्लेषण करेंगे जो भारत की हर पीढ़ी के दिमाग में बचपन से ही भर दी जाती है, और वो सोच ये है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अमेरिका में दुनिया के लड़के और लड़कियों की 180 करोड़ दोस्तियों पर एक सर्वे हुआ, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या वाकई एक महिला और पुरुष के बीच सिर्फ आकर्षण और मोहब्बत का ही रिश्ता हो सकता है, सच्ची दोस्ती नहीं हो सकती। ये आज का सबसे दिलचस्प विश्लेषण होगा और हमारे देश के युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, लड़कों, लड़कियों को आज का ये विश्लेषण बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि लड़के और लड़की के बीच दोस्ती हो सकती है या नहीं। तो दुनिया पर सबसे बड़ा जो खतरा है, उसकी वजह है रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध, जिसमें रशिया ने पिछले 48 घंटों में लगातार कई बड़े हमले किए हैं यूक्रेन के ऊपर। रशिया ने आज यूक्रेन पर 400 ड्रोन्स और 18 मिसाइल से हमला किया है और यूक्रेन कहता है कि आधी रात को हुए इन हमलों में 2 लोग मारे गए हैं, 13 लोग घायल हुए हैं। और इससे पहले 9 जुलाई को रशिया ने यूक्रेन पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 728 ड्रोन्स और 13 मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था। ये हमले, जो ताज़ा हमले हैं जिनकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, ये पूरी रात होते रहे और सोचिए औसतन हर घंटे रशिया ने यूक्रेन पर करीब 92 ड्रोन्स या मिसाइल से हमला किया। इन हमलों का टारगेट सिर्फ सैन्य अड्डे नहीं थे, बल्कि यूक्रेन के एनर्जी प्लांट्स, रेजिडेंशियल एरिया और वो सप्लाई रूट्स भी हैं जिनसे यूक्रेन की सेना को मदद मिलती है या भेजी जाती है। रशिया के इन हमलों का मकसद था यूक्रेन के मनोबल को और तोड़ना, और लगातार बड़े हमले करके रशिया ये साबित करना चाहता है कि अमेरिका सहित नेटो के 32 देश मिलकर भी यूक्रेन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। करीब एक हफ्ते पहले भी रशिया ने
यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया था और इतने कम दिनों में हमलों का एक नया रिकॉर्ड रशिया ने बना दिया है। यानी अब रशिया बहुत जल्दी यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन ने भी इन हमलों का मुकाबला अपने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के साथ एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए किया। हालांकि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ असली ड्रोन्स के साथ डेकॉय ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया और ये वो ड्रोन्स होते हैं जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं, उसे चकमा देते हैं, जिससे उनकी क्षमता जो है वो कम हो जाती है। आप तस्वीरें देखिए। अब रशिया और यूक्रेन के बीच इस युद्ध के बाद अगला हमला और अगला युद्ध जहां हो सकता है उसमें ताइवान का नाम लिया जा रहा है और हो सकता है कि अगला युद्ध आज नहीं तो कल ताइवान और चीन के बीच भी शुरू हो जाए। इसलिए अब हम चीन को, एक छोटे से देश ताइवान से मिल रही ताकतवर चुनौती को आपके लिए डिकोड करेंगे। ताइवान ने 9 जुलाई से अपना आज तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है और इस मिलिट्री ड्रिल का नाम है हान कुआंग। हान कुआंग एक्सरसाइज इसे कहते हैं और ये 10 दिनों तक चलेगी। इसमें ताइवान अपनी ही सेना के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर एक सिमुलेटेड अटैक करेगा। यानी ताइवान की सेना खुद को इस स्थिति में रखेगी जैसे चीन ने उस पर हमला कर दिया है। अगर चीन हमला करता है तो ताइवान की सेना क्या करेगी, कैसे युद्ध लड़ेगी, ये उसी का अभ्यास हो रहा है। आज ऐसे किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स उतारे गए और सैनिकों की तैनाती हुई और हर प्रकार का अभ्यास इस एक्सरसाइज में किया गया। असल में दुनिया ने हाल ही में कम से कम 4 बड़े युद्धों को देखा है। हाल के दिनों में दुनिया पिछले कई साल से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को देख रही है, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी हाल ही में हमने पाकिस्तान और भारत के बीच एक छोटे युद्ध को देखा। इससे अभी थोड़े दिन पहले ही इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को देखा और उससे पहले इजराइल और गाज़ा के बीच, इजराइल और हमास के बीच हमने युद्ध को देखा। ये सारे युद्ध जब हो रहे हैं दुनिया में, तो इससे बाकी के जो देश हैं वो डर भी गए हैं और सावधान भी हो गए हैं। और जिन देशों के पारंपरिक दुश्मन पहले से रहे हैं, वो देश अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर तैयारी कर रहे हैं कि ऐसा दिन उन्हें भी देखने को मिल सकता है। और ऐसा ही एक फ्लैश पॉइंट है ताइवान। और ताइवान जानता है कि आज नहीं तो कल चीन उस पर हमला करेगा, उस पर कब्जा करने की कोशिश ज़रूर करेगा। और ताइवान अभी से अपने आप को उस स्थिति के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि उसे चीन के हमले का डर है। क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, उस पर कब्जा करने की हमेशा से धमकियां देता रहा है, जबकि ताइवान अपनी आज़ादी के लिए चीन से युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार है। अब सोचिए, मिलिट्री पावर की रैंकिंग के हिसाब से चीन दुनिया में 3रे नंबर पर है, जबकि ताइवान 22वें नंबर पर है। चीन का रक्षा बजट वर्ष 2024 में लगभग 27 लाख करोड़ रुपए था, जबकि ताइवान का रक्षा बजट सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए था।
यानी चीन का रक्षा बजट ताइवान से लगभग 18 गुना ज्यादा है। चीन की सेना में 20 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, ताइवान के पास सिर्फ 2 लाख सैनिक हैं। तो सोचिए, एक तरफ 2 लाख सैनिकों की सेना है, दूसरी तरफ 20 लाख सैनिकों वाली सेना है। यहां भी दोनों के बीच 10 गुना का अंतर है। इसके बाद भी ताइवान और उसकी सेना चीन से डरती नहीं और उसका मुकाबला करने के लिए अब भी तैयारी कर रही है और आज भी वहां से मिलिट्री ड्रिल की बहुत सारी तस्वीरें आई हैं। ताइवान असल में हर वर्ष कम से कम एक बार ऐसी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज जरूर करता है, अपने आप को हर समय तैयार रखता है और हो सकता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध के बाद ताइवान और चीन के बीच में भी एक युद्ध ऐसा ही आगे चलकर शुरू हो जाए। अब ताइवान की जनसंख्या सिर्फ 2.25 करोड़ के आसपास है। इसका क्षेत्रफल लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के केरल राज्य से भी कम है, हमारे केरल से भी छोटा है। और ताइवान के मुकाबले चीन का क्षेत्रफल करीब 265 गुना ज्यादा है। वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया था और ताइवान चीन को ऐसा करने का मौका अब भी नहीं दे रहा है। वर्ष 1954 और 58 में चीन ने ताइवान पर हमला करके यहां भी कब्जा करने की कोशिश की थी। हालांकि ताइवान तब से लेकर आज तक चीन का मुकाबला लगातार करता रहा है और उसने चीन को अपने ऊपर कब्जा करने नहीं दिया है अभी तक। तो ताइवान ने ये जो नई मिलिट्री एक्सरसाइज की है, मिलिट्री ड्रिल की है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र है और उसी की तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई हैं। और पूरी दुनिया को आने वाले समय में ताइवान पर यह नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि चीन की नज़र भी इस समय ताइवान पर है और ताइवान चीन का एक ऐसा दर्द है जो चीन को बहुत परेशान करता है। अब आपको अपने देश में लाते हैं और आज की एक बड़ी खबर बताते हैं। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई का सब इंतजार कर रहे थे और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम बातें कही हैं। यह आपको भी पता होना चाहिए। अगर आप भी चुनाव में वोट डालते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आपको जानना चाहिए। पहली बात, बिहार में फिलहाल वोटर वेरिफिकेशन का काम जारी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। तो पहली बात तो यह है जो कुछ लोगों को बड़ा निराश कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है, इसमें कुछ असंवैधानिक नहीं है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि मतदाता पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार किया जाए। चुनाव आयोग को 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका जवाब देना है और अगली सुनवाई होगी 28 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ 9 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई और इन याचिकाओं में वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वोटर वेरिफिकेशन का मकसद है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ भारतीय नागरिक ही हों और कोई भी घुसपैठिया या विदेशी भारत में आकर यहां के चुनाव में वोट ना डाल सके। और ऐसा शक है कि हो सकता है अलग अलग राज्यों में आज भी बहुत सारे घुसपैठिए नकली वोटर आई कार्ड बनवाकर हमारे देश में वोट डाल रहे हों और हमारे चुनाव में मिलावट कर रहे हों। बिहार में वोटर शुद्धिकरण को लेकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया से विपक्ष की कई पार्टियां नाराज हैं और इसका लगातार विरोध कर रही हैं। इसमें पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी TMC भी शामिल है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सवाल उठाया है और इसकी तुलना उन्होंने NRC से की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बिहार चुनाव के नाम पर पूरे देश में NRC जैसी प्रक्रिया लागू करने की तैयारी हो रही है और वो कहती हैं कि इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से निशाना बनाना है, जहां पर अगले साल चुनाव होने हैं। यानी ममता बनर्जी को यह डर सता रहा है कि अगर इसी प्रकार की जो प्रक्रिया है अगर पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो गई, अगर पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग ने ऐसे ही वोटर लिस्ट की जांच करनी शुरू कर दी और घुसपैठियों के वोट काटने शुरू कर दिए, तो हो सकता है उनका बिजनेस मॉडल खतरे में आ जाए। पहले आप देखिए
कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस बारे में क्या विचार है, क्या मत है। আর আমি সমস্ত জনগণকে অনুরোধ করব, দেখতে পাচ্ছেন ইলেকশন কমিশন কি করছে। সবাই মনে রাখবেন, আপনার ভোটার লিস্টের নাম আছে বলে ছেড়ে দেবেন না। লাস্ট দিন পর্যন্ত দেখবেন এই ভোটার লিস্টে যেন আপনার নাম থাকে, তা নাহলে আপনার অস্তিত্ব কেড়ে নিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করবে। चुनाव आयोग की चिट्ठी को देखकर लग रहा है कि बिहार तो बहाना है, दरअसल टारगेट बंगाल को। बिहार बहाना है और बंगाल है, छुपा रुस्तम है बंगाल। बिहार तो बहाना है, असल में निशाना पश्चिम बंगाल है, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि एक जमाना था जब वोटर लिस्ट में अवैध मतदाता होने का मुद्दा उठाने वाली ममता बनर्जी जोर शोर से ये शिकायत किया करती थी कि पश्चिम बंगाल में जो वोटर लिस्ट है उसमें बेईमानी हो रही है, उसमें गड़बड़ियां हैं, उसमें बाहर से आने वाले घुसपैठियों के नाम हैं, जिससे चुनाव के नतीजों पर बुरा असर पड़ रहा है, नतीजों का इसमें जो है इसमें मिलावट हो रही है। एक ज़माना था जब वो इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाती थी, लेकिन ये वो समय था जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी। लेकिन आज वो इससे बिल्कुल उलट बात कर रही हैं। पहले उनका भी यही मुद्दा था। इसलिए आज आपको ममता बनर्जी का आज से 20 वर्ष पुराना एक वीडियो दिखाते हैं। 20 साल पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा लोकसभा में उठाया था। वर्ष 2005 में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा में एक सांसद थी। 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी लोकसभा में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाना चाहती थी और तब ममता बनर्जी काफी नाराज हो गई थी और लोकसभा स्पीकर के टेबल पर उन्होंने इस प्रकार से कुछ कागज फेंक दिए थे। इसके बाद ममता बनर्जी लोकसभा में अपनी सीट पर आकर रोने भी लगी थी, इतनी भावुक हो गई थी इस मुद्दे को लेकर। वर्ष 2005 में पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार थी, लेफ्ट पार्टियों की सरकार थी और ममता बनर्जी विपक्ष में थी। ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टियों की सरकार के खिलाफ चुनावी लड़ाई लड़ रही थी और वर्ष 2006 के विधानसभा चुनाव में फिर से सीपीएम की ही सरकार बनी थी। ममता बनर्जी सीपीएम की सरकार पर हमेशा अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाती थी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर ममता बनर्जी से जुड़ी एक और घटना के बारे में आज आपको जानना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी के जीवन में 21 जुलाई की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के तौर पर याद करती है। आज से 32 साल पहले 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ एक विशाल रैली निकाली थी। ममता बनर्जी चुनाव में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वोटर पहचान पत्र में फोटो लगाने की मांग कर रही थी। उस समय ममता बनर्जी कांग्रेस की यूथ लीडर थी, यूथ कांग्रेस की लीडर थी, युवा नेता थी कांग्रेस पार्टी में, और पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए उस समय पुलिस ने गोलियां चलाई और पुलिस की गोलीबारी में कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में उसी अवैध घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन हो चुका है और आज ममता बनर्जी वोटर वेरिफिकेशन का विरोध कर रही हैं और इसकी तुलना एनआरसी से कर रही है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, इसलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। आपको पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे जिलों के आंकड़े दिखाते हैं जहां पर आधार कार्ड की संख्या वहां की जनसंख्या से भी ज्यादा है और ये इलाके वो हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मुर्शिदाबाद जिले में 66% मुस्लिम आबादी है और वहां 121% आधार कार्ड बने हैं, यानी हर 100 लोगों पर 121 आधार कार्ड हैं। बीरभूम में 37% मुस्लिम जनसंख्या है और वहां 115% आधार कार्ड हैं। नादिया में करीब 27% मुस्लिम आबादी है और वहां 114% आधार कार्ड हैं। नॉर्थ 24 परगना में करीब 26% मुस्लिम आबादी है और 103% आधार कार्ड हैं। कूच बिहार में मुस्लिम जनसंख्या है लगभग 25.5% और वहां भी 121% आधार कार्ड है। उत्तर दिनाजपुर में करीब 50% मुस्लिम आबादी है और 164% आधार कार्ड है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में
51% मुस्लिम आबादी है और 119% आधार कार्ड हैं। इसी प्रकार से दक्षिण 24 परगना जिले में 35.5% मुस्लिम आबादी है और वहां भी आधार कार्ड जनसंख्या से ज्यादा है। यहां पर हमारा जो कहना है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम मुस्लिम आबादी के खिलाफ नहीं हैं, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटर्स के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ना ही हम उन्हें किसी चीज का दोष दे रहे हैं। हम ये जानते हैं वो ईमानदारी से जहां भी उन्हें वोट डालना है वो वोट डालते हैं। असल में यहां गलती उनकी नहीं है, गलती ये हो रही है कि इन तमाम इलाकों में बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं और उसके बाद इन घुसपैठियों के नकली राशन कार्ड बन जाते हैं, आधार कार्ड बन जाते हैं और फिर वोटर कार्ड भी बन जाते हैं और बाद में ये घुसपैठिए चुनाव में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो लोकल चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो। और हो सकता है कि वही अवैध बांग्लादेशियों ने भी यहां पर आकर अपने नकली आधार कार्ड बनवा लिए हों। इसीलिए जो असली जनसंख्या है उससे ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं। और ये जो मान लीजिए अगर हर 100 लोगों पर 125 आधार कार्ड बने हैं कहीं पर, तो ये जो बाकी के 25 आधार कार्ड हैं ये किसके आधार कार्ड हैं? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से यहां अवैध रूप से आ चुके हैं, भारत के नागरिक बन गए हैं, आधार कार्ड बनवा लिया है, राशन कार्ड बनवा लिया है और इसके बाद अब ये वोटर भी बन चुके होंगे। और अगर ये लोग वोटर लिस्ट में शामिल हो गए तो आप सोच लीजिए कि हमारे देश के चुनाव में कितनी बड़ी मिलावट इस समय हो रही है। और इसी का हम लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से ग्लोबल साउथ के जो छोटे छोटे देश हैं उनके साथ व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो इन देशों के राष्ट्रपतियों के स्कूल के प्रिंसिपल हों। आज हम सबसे पहले अमेरिका से आई कुछ तस्वीरों में हुए इस भेदभाव को, इस व्यवहार को आपके लिए डिकोड करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अफ्रीका के 5 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ 9 जुलाई को 3 दिनों का एक शिखर सम्मेलन शुरू किया। और ये 5 देश कौन हैं? ये हैं गैबोन, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया और मॉरिटानिया और सेनेगल। ये देश हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इन देशों के नाम भी नहीं सुने होंगे क्योंकि ये बहुत छोटे देश हैं। 9 जुलाई को इस मीटिंग में राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्कूली बच्चे की क्लास में बैठे प्रिंसिपल हो और वो एक प्रिंसिपल की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले मॉरिटानिया के राष्ट्रपति को अपनी बात रखने का मौका दिया, पर उनका बयान शुरू होने के थोड़ी देर के बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप बेचैन होने लगे। उन्हें लगा कि ये बहुत लंबा बोल रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने हाथों से इशारा करके मॉरिटानिया के राष्ट्रपति को अपनी बात जल्दी खत्म करने का संकेत दिया। पर इसके बाद भी जब राष्ट्रपति महोदय अपने देश की समस्याओं के बारे में बात करते रहे तो शायद वो अमेरिका से कुछ मदद मांगना चाह रहे थे। और तब राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरी बार इशारा किया और इस बार उनकी झुंझलाहट देखकर मॉरिटानिया के राष्ट्रपति अचानक से खामोश हो गए। इसलिए अब आप राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान सुनिए जिसमें उनकी नाराजगी इसलिए दिख रही है क्योंकि सामने बैठे एक देश के राष्ट्राध्यक्ष अपनी बात लंबी कर रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के पास उनकी ये बात सुनने का समय नहीं है। आप पहले इस तस्वीर में देखिए कि कैसे वो बेचैन हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे सामने बैठे राष्ट्रपति जो हैं जल्दी से अपनी बात खत्म करें। देखिए। Nous avons aussi. We have to go. Je vous remercie, Monsieur le Président. But I appreciate it. Nous avons des richesses et des ressources énormes halieutiques, c'est-à-dire dans le domaine de la mer. Je ne veux pas être long. Mais nous avons aussi. We have to go. Je vous remercie, Monsieur le Président. But I appreciate it very much. I appreciate it. Maybe we're going to have to go a little bit quicker than this because we have a whole schedule. If I could just say it's, your name and your country would be great. Thank you, please. तो आपने देखा राष्ट्रपति ट्रंप ने इन देशों के राष्ट्रपतियों से क्या कहा। उन्होंने कहा मेरे पास समय की कमी है,
मेरा शेड्यूल जो है वो बहुत टाइट है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात जल्दी जल्दी ख़त्म करें और बाकी के राष्ट्रपतियों से कहा कि आपको ज़्यादा बात लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना नाम बताइए, किस देश से आए हैं ये बताइए और बस इसके बाद कुछ और मत बोलिए। सिर्फ नाम बताइए और किस देश से आए हैं ये बताइए, बस और कुछ नहीं। और इसके बाद लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई ने अंग्रेजी में अपनी बात कहनी शुरू की तो राष्ट्रपति ट्रंप उनकी अंग्रेजी से बड़े प्रभावित हुए और उनसे पूछा कि आपने ये अंग्रेजी कहां से सीखी, आप बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। लाइबेरिया के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सुनकर, उनकी ये बात सुनकर हंसने लगे। लाइबेरिया के राष्ट्रपति ने जवाब दिया कि लाइबेरिया में उन्होंने ये भाषा सीखी है और राष्ट्रपति ट्रंप और भी तब ज़्यादा हैरान हुए कि इन्होंने अपने ही देश में रहते हुए ये भाषा कैसे सीख ली, इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे हुई। अब सोचिए, लाइबेरिया एक ऐसा देश है जिसकी स्थापना वर्ष 1847 में अमेरिका से ही वापस लौटे अश्वेत गुलामों ने की थी और वहाँ की जो ऑफिशियल भाषा है वो अंग्रेजी ही है। इस देश का संविधान, सरकार और तमाम शिक्षा का जो पूरा सिस्टम है सब कुछ अंग्रेजी में ही चलता है और वहाँ रहने वाला हर इंसान बचपन से ही अंग्रेजी भाषा सीखता भी है और बोलता भी है। लेकिन लाइबेरिया के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में निमंत्रण देने के बावजूद ट्रंप शायद ये बात नहीं जानते थे, इसलिए उनकी इस अंग्रेजी से बड़े प्रभावित हो गए। अब इनकी बातचीत सुनिए। We want to work with the United States in peace and security within the region because we are committed to that. And we just want to thank you so much for this opportunity. Well, thank you. And such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Yes, sir. In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. That's beautiful English. Sure. I have people at this table can't speak nearly as well. Very And good, they, sir. तो देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप किसी स्कूल के प्रिंसिपल की तरह व्यवहार कर रहे हैं और सामने बैठे एक और देश के राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलना कहां से सीखा। राष्ट्रपति ट्रंप इस शिखर सम्मेलन में डिप्लोमेसी के बदले एक बिजनेस डील जैसा व्यवहार करते रहे। क्या इसकी वजह अफ्रीका के इन देशों का आर्थिक तौर पर कमजोर होना है? वर्ष 2024 में अमेरिका की जीडीपी का साइज करीब 2480 लाख करोड़ रुपए था, जबकि अफ्रीकी क्षेत्र के सभी देशों की कुल जीडीपी मिलाकर सिर्फ 236 लाख करोड़ रुपए की थी। अब सोचिए, अफ्रीकी क्षेत्र के सभी देश मिलकर भी अमेरिका की जीडीपी का करीब 10% है। यहां उन्होंने अफ्रीका के इन देशों को व्हाइट हाउस की प्रेस टीम से भी बात करने की सलाह दी और इसके साथ ही वो, हालांकि ये बताने का उनका तरीका जो है वो कूटनीति से ज़्यादा किसी बिजनेस मीटिंग जैसा था और उनका बयान सुनने के बाद दूसरे अफ्रीकी देशों ने ट्रंप के सामने ही उनके मन की बात कहनी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि ट्रंप के पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो बात कहिए जो ट्रंप को अच्छी लगती हो। तो गेबॉन के राष्ट्रपति ने ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने का समर्थन किया और ट्रंप ये सुनते ही बड़े खुश हो गए। Et nous avons des richesses et des ressources énormes halieutiques. Je ne veux pas être long. Nous avons... some of you I've met, and some of you I just got to meet, and I think it would be nice if you said a few words to the press, which is right back here. Do we have a camera over here? It'd be nice if you could. Oh, there it is. You could speak to the. You don't want to turn your head so much. I do it a lot. It's not pleasant. But perhaps we could start with you, please. Thank you very much. Aujourd'hui, c'est le président Trump, un président d'ailleurs, qui ramène la paix dans la CAC. Donc je pense qu'il le mérite ce prix Nobel. C'est mon avis. Very nice. Thank you. I didn't know I'd be treated this nicely. This is great. We could do this all day long. Thank you very much. Please, go ahead. We are a small country, but we are a great state. Not a great state like the United States, but we're a great country as well. Mais nous avons aussi...
We have to go. Je vous remercie, Monsieur le Président. But I appreciate it very much. I appreciate it. तो राष्ट्रपति ट्रंप बेचैन है, वो ज्यादा किसी की बात सुनना नहीं चाहते और उनका जो व्यवहार है इन देशों के राष्ट्रपतियों के साथ वो सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता। और इसमें साफ नजर आता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, और जो देश बड़ा है वो छोटे देशों का सम्मान नहीं कर रहा है। समय की कमी है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे बहुत काम है, आप जल्दी जल्दी अपनी बात कीजिए, अपना नाम बताइए, अपने देश का नाम बताइए, और बस इतना ही काफ़ी है। अब देखिए, भारत ऐसे ग्लोबल साउथ के देशों से कैसे संबंध बनाता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और प्रधानमंत्री मोदी के व्यवहार में आपको एक दूसरी झलक दिखाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के नेताओं के साथ हमेशा एक अपनेपन की भावना से मिलते हैं, उन्हें पूरा सम्मान देते हैं, चाहे देश छोटा हो या बड़ा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अफ्रीका के 2 देशों का दौरा किया। इन देशों का नाम है घाना और नामीबिया। दोनों देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया और दोनों देशों की संसद को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। आप इन तस्वीरों में जरा देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने घाना और नामीबिया की संसद में कई सांसदों से हाथ मिलाया, उनका सम्मान किया। यह दोस्ती का हाथ था और यही सबसे बड़ा अंतर है अमेरिका और भारत में। भारत दूसरी महाशक्तियों से अलग है। घाना की संसद में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में वहां के कुछ सांसद भारतीय कपड़े भी पहनकर आए थे और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बड़े और छोटे देशों में फर्क नहीं करते। इसलिए वो जहां भी जाते हैं उस देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, पक्ष हो, विपक्ष के नेता हों, सभी उनसे मिलना चाहते हैं, सभी हाथ मिलाना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। और ये देखकर हर भारतीय को आज गर्व महसूस होना चाहिए। पर आपने शायद ही अफ्रीका के किसी देश में अमेरिका के राष्ट्रपति को, चीन के राष्ट्रपति को, रशिया के राष्ट्रपति को, किसी और बड़े देश के राष्ट्रपति को इस प्रकार की तस्वीरों में देखा होगा, जहां इतना अपनापन दिखाई दे रहा होगा, जहां इतनी खुशी दिखाई दे रही होगी, जहां इतना सम्मान दिखाई दे रहा होगा। तो दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, जो अमीर देश हैं, विकसित देश हैं, वो अपना समय ग्लोबल साउथ के इन देशों पर खर्च नहीं करना चाहते। बड़े बड़े देश अपने मतलब के बिना इन छोटे देशों में कभी जाते तक नहीं। बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो इन देशों में बहुत कम जाते हैं या फिर कई बार तो इन देशों के नेताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भी नहीं देते। अमेरिका और चीन स्वभाव से ही व्यापारी देश हैं, वो कोई भी काम करने से पहले अपना फायदा देखते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अफ्रीका के इन 5 राष्ट्राध्यक्षों से इसलिए बात की क्योंकि वो अब एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्रेड नॉट एड। यानी अमेरिका अब इन देशों के साथ सिर्फ व्यापार करना चाहता है, उन्हें मुश्किल वक्त में सहायता नहीं देना चाहता। लेकिन भारत ने अफ्रीका के इन देशों की हमेशा मदद की है। भारत की पहल पर वर्ष 2023 में दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सीट दी गई। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने इन छोटे छोटे देशों को कोरोना की वैक्सीन दी, लगभग 6,50,000 डोजेज इन्हें दी और नामीबिया को भी 30,000 कोरोना वैक्सीन की डोज भारत ने पहुंचाई थी। प्रधानमंत्री मोदी अपने इसी आचरण की वजह से आज ग्लोबल साउथ की सबसे बुलंद आवाज बन गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन देशों की चुनौतियों और मुद्दों को वो उठाते हैं, जबकि दूसरी जो महाशक्तियां हैं वो लगातार इन देशों की अनदेखी करती आई हैं। आज भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने वाले सबूत गैंग को हम कुछ सबूत देना चाहते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भारत की विदेश नीति पर अक्सर सवाल उठाते हैं और ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी ज़्यादा विदेश यात्राएं क्यों करते हैं, आखिर विदेश यात्राओं से हासिल क्या होता है। तो हम बताते हैं क्या हासिल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में अब तक 27 देशों का नागरिक सम्मान मिल चुका है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को कुल मिलाकर भी 6 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले थे दूसरे देशों के। जवाहरलाल नेहरू को 2, इंदिरा गांधी को 2 और मनमोहन सिंह को भी दूसरे देशों में 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले थे। आप यहां पर देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अब तक दुनिया में 17 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं और उन्होंने पिछले 11 वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे 17 देशों की संसद को संबोधित किया है।
अगर भारत के दूसरे प्रधानमंत्रियों को देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 7 बार, इंदिरा गांधी ने 4 बार, जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार, राजीव गांधी ने 2 बार और पीवी नरसिम्हा राव ने 1 बार विदेशी संसद को संबोधित किया है। अब ये सारे वो प्रधानमंत्री हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं और अगर आप इनकी संख्या मिला लेंगे तो 7 और 4 हुआ 11, 11 और 3 और 2 और 1। आप इनको मिलाइए और आपको ये समझ में आएगा कि एक तरफ कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्री एक तरफ और प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ। कांग्रेस के 5 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 17 बार विदेशी संसद को संबोधित किया अलग अलग देशों की, जबकि प्रधानमंत्री मोदी अकेले ही इस रिकॉर्ड की बराबरी अब कर चुके हैं। तो ये है विदेश नीति और ये जो सम्मान हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, ये उनका नहीं बल्कि भारत का सम्मान है। भारत में रहने वाले एक एक नागरिक का ये सम्मान है। इसे ये मत सोचिए कि ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का हो रहा है, ये हर भारतीय का सम्मान हो रहा है। और आज जब एक भारतीय के तौर पर आप इन तमाम देशों में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ इन देशों में हर भारतीय की कितनी इज्जत की जाती है, हर भारतीय को कितना सम्मान दिया जाता है। अब एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको एक ऐसी कंपनी दिखाएंगे जो दुनिया के 188 देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी कंपनी है। इस कंपनी को एक केस स्टडी के तौर पर हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये कंपनी ऐसा क्या बनाती है, ऐसा क्या करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है और वो भी बहुत कम समय में। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। आज ब्रेक के बाद हम आपको 2 खबरें दिखाएंगे और दोनों खबरें भारत के युवाओं के लिए हैं। तो अब पहली खबर देखिए। इसमें हम आपका परिचय एक ऐसी कंपनी से कराएंगे जो दुनिया के 188 देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। इस कंपनी का नाम है एनवीडिया। एनवीडिया एक कंपनी की बजाय अगर आज एक देश होती तो अर्थव्यवस्था के मामले में भारत के बाद दुनिया का यह 5वां सबसे बड़ा देश होता अगर एनवीडिया एक देश होती तो। एनवीडिया कंपनी का मार्केट कैप पहली बार $4 ट्रिलियन को पार कर गया है। यानी आज एनवीडिया कंपनी की जो कीमत है वो 340 लाख करोड़ रुपए हो गई है। दुनिया में पहली बार किसी कंपनी का मार्केट कैप 340 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। और मार्केट कैप का मतलब है कि अगर आज कोई एनवीडिया कंपनी को खरीदना चाहता है तो बाजार में इस कंपनी की कीमत 340 लाख करोड़ रुपए होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एनवीडिया आखिर ऐसा क्या करती है, ऐसा क्या बनाती है कि इस कंपनी की इतनी कीमत बाजार में हो गई है। आज सोना, चांदी और हीरे से भी महंगा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। AI को विकसित करने के लिए एक खास तरह की चिप का इस्तेमाल होता है और आज दुनिया भर में AI के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली 90% चिप्स का निर्माण एनवीडिया कंपनी ही करती है। इसीलिए आज एनवीडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। वर्ष 1993 में एनवीडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और इस कंपनी की स्थापना जेनसन हुआंग नाम के एक व्यक्ति ने की थी। जेनसन हुआंग का जन्म ताइवान में हुआ था, वही ताइवान जिसकी खबर हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी, और बाद में वो अमेरिका के नागरिक बन गए। अब सोचिए कैसे एक व्यक्ति दूसरे देश से आकर अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की स्थापना कर देता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं
जिन्हें हम कई बार शरणार्थी कह देते हैं। हर देश सोचता है कि बाहर से आने वाले लोग हम पर बोझ हैं, उन्हें वापस भेज देना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, ये भी बाहर से आया, ताइवान से अमेरिका में जाकर बसा और अमेरिका में जाकर इसने एनवीडिया जैसी कंपनी की स्थापना कर दी। और एक बड़ा दिलचस्प तुलना हम आपको दिखाते हैं। अगर एनवीडिया की तुलना आप भारत की अर्थव्यवस्था से करें तो क्या दिखाई देगा। भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2007 में $1 ट्रिलियन की हुई थी और $4 ट्रिलियन तक पहुंचने में हमें 18 वर्ष का समय लगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, 2023 में एनवीडिया पहली बार $1 ट्रिलियन की कंपनी बनी और सिर्फ 2 साल के अंदर ही, यानी इस साल 2025 आते आते ये $4 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। आज दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों में एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। आज से 15 साल पहले जिन लोगों को कंप्यूटर की जानकारी थी, उन लोगों की सैलरी ज्यादा हुआ करती थी और लोग कहते थे कि कंप्यूटर इंसानों की नौकरियां ले लेगा। फिर कंप्यूटर का दौर आया। आज समय ऐसा है जब हर व्यक्ति कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। आपके फोन में कंप्यूटर लगा हुआ है। फोन भी एक छोटा मोटा एक पोर्टेबल कंप्यूटर है और कंप्यूटर इस्तेमाल करना आज कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है। अब वही स्थिति एआई की होने वाली है और जिन लोगों को एआई की जानकारी है, जो लोग एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं, उन लोगों की नौकरियां बची रहेंगी। सिर्फ बची ही नहीं रहेंगी बल्कि उनकी तनख्वाहें भी बहुत ज्यादा रहेंगी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एआई इंसानों की नौकरी ले लेगा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आज आपको कि अब इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होंगे। एक वो जो एआई का इस्तेमाल करना नहीं जानते और एक वो जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं। जो लोग एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं उनकी नौकरियां बची रहेंगी और जो नहीं जानते उनकी नौकरियां चली जाएंगी। और ये नौकरी एआई नहीं बल्कि एआई को जानने वाले इंसान दूसरे इंसानों की नौकरी ले लेंगे और उन्हीं की तनख्वाहें भी आगे बढ़ेंगी, उन्हीं की, आप समझिए, भविष्य भी उन्हीं का है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक एआई जानने वाले लोगों की सैलरी उन लोगों की तुलना में 56% ज्यादा है जो एआई नहीं जानते। जिन कंपनियों में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है उन कंपनियों की आमदनी 3 गुना बढ़ गई। आज दुनिया की सभी इंडस्ट्रीज में एआई का प्रयोग हो रहा है। अब पारंपरिक नौकरियां जैसे हार्डवेयर का काम या फिर कॉलेजों में एक जो केवल ग्रेजुएशन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। अब स्थितियां बदल रही हैं। आज अच्छी सैलरी के लिए एआई की जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए हमारे युवाओं को आज हम ये कहना चाहेंगे कि अब पारंपरिक पढ़ाई के दिन चले गए। अब आपको भविष्य के बारे में सोचना होगा और भविष्य है एआई का। और एआई पर अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, एआई के बारे में और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो आपकी नौकरी भी अच्छी होगी और तनख्वाह भी अच्छी होगी। एक उदाहरण देखिए, त्रपित बंसल आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं और एआई रिसर्चर हैं और इसी महीने उन्होंने मेटा में नौकरी करने के लिए 854 करोड़ रुपए का पैकेज लिया है। इस व्यक्ति की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनकी जो तनख्वाह है, नई तनख्वाह, वो 854 करोड़ रुपए के आसपास है। पहले त्रपित बंसल एआई से जुड़ी एक बड़ी कंपनी ओपन एआई में काम करते थे, लेकिन अब वो ओपन एआई को छोड़कर एक दूसरी कंपनी मेटा में चले गए हैं। मेटा वो कंपनी है जो फेसबुक बनाती है, जिसका इंस्टाग्राम है, जिसका व्हाट्सएप है, और उस कंपनी में 850 करोड़ रुपए की तनख्वाह के साथ। आज आपको एनवीडिया कंपनी से भी सीखना चाहिए। अक्सर लोग जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से, चुनौतियों से घबरा जाते हैं। आज एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन आज से केवल 5 महीने पहले जनवरी के महीने में इस कंपनी के शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। एक दिन में 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान इस कंपनी को हुआ और ये एक दिन में आज तक के इतिहास में किसी कंपनी को हुआ सबसे बड़ा नुकसान था। जनवरी के महीने में चीन की एक कंपनी डीप सीक ने एक नए एआई टूल की घोषणा की। इसके बाद एनवीडिया के शेयर में 17% की गिरावट आ गई और उस समय पूरी दुनिया में यह चर्चा होने लगी कि एनवीडिया को चीन की कंपनी से बहुत गंभीर चुनौती मिलेगी और चीन का ये जो डीप सीक है, ये एनवीडिया को पीट देगा। लेकिन एनवीडिया ने अपने काम पर फोकस रखा और आज एक बार वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। अब अगली खबर हमारे देश के युवाओं के लिए। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये डायलॉग वर्ष 1989 में आई एक मशहूर फिल्म का है जिसका नाम था मैंने प्यार किया। आपको याद होगा, ये मैंने प्यार किया फिल्म थी सलमान खान की और भाग्यश्री की।
इसमें यह डायलॉग था, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये डायलॉग शायद आपने भी सुना होगा और आप में से ज्यादातर ने शायद इसे अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस भी किया होगा। बॉलीवुड में इसे धर्म की तरह माना गया है, चाहे कुछ कुछ होता है जैसी फिल्म हो या फिर जब वी मेट जैसी फिल्म हो। हर फिल्म की कहानी में दोस्ती, जो लड़का और लड़की की दोस्ती होती है, धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। और अगर लड़के और लड़की की दोस्ती प्यार में नहीं बदलती तो दर्शकों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन आज हम एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती के सत्य को डिकोड करेंगे, जिस पर शायद आज तक बॉलीवुड और समाज दोनों ने ही पर्दा डाला हुआ है। 19वीं सदी में मशहूर लेखक ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, मर्द और औरत के बीच दोस्ती नहीं हो सकती, सिर्फ प्यार, ईर्ष्या या पूजा हो सकती है। लेकिन 21वीं सदी के आंकड़े कुछ और कहते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस और मेटा ने मिलकर दोस्ती पर एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे किया। NYU स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही बड़ा और जाना माना बिजनेस स्कूल है, जो डेटा, अर्थशास्त्र और व्यवहार विज्ञान पर रिसर्च करता है। वहीं मेटा दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है, जो पहले फेसबुक के नाम से जानी जाती थी। आज मेटा में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन दोनों ने मिलकर महिला और पुरुष के बीच लगभग 180 करोड़ ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स और करीब 200 देशों के डेटा का विश्लेषण किया। और इस सर्वे में 3 बड़ी बातें पता चली। पहला, जिन देशों में महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा हासिल है, वहां पर जेंडर इक्वलिटी है। ऐसे देशों में वहां लड़के और लड़कियों के बीच ज्यादा गहरी और सच्ची दोस्ती होती है, जैसे स्वीडन में, नॉर्वे में और डेनमार्क में। जहां महिला और पुरुष बराबर हैं, वहां दोनों के बीच सच्ची दोस्ती हो रही है। दूसरी बात, रूढ़िवादी और पारंपरिक समाजों में लड़के और लड़की की दोस्ती अब भी बहुत कम देखने को मिलती है और इसके पीछे हमारे समाज के नियम, संस्कार और लोग क्या कहेंगे वाला डर होता है। और तीसरी बात, जैसे जैसे कोई समाज ज्यादा बराबरी वाला बनता है, आधुनिक होता है, पुराने विचारों को त्यागता है, वैसे वैसे लड़का और लड़की की दोस्ती बढ़ती चली जाती है। लेकिन हमारे देश भारत में अब भी अगर कोई लड़का और लड़की किसी कैफे में आपको बैठे मिल जाएं, तो अड़ोस पड़ोस में कानाफूसी शुरू हो जाती है। हमारे शहरों में एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त होने के बाद भी आज़ादी से खुलकर घूम फिर नहीं सकते, मिल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि अगर उन्हें किसी ने एक साथ देख लिया तो समाज में, उनके मोहल्ले में, शहर में उनकी बदनामी होगी। परिवार को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। उन्हें लोगों से तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। और आज भी हमारे देश में अगर एक लड़का और लड़की आपस में कहीं मिलते जुलते हैं तो उन्हें बार बार ये कहना पड़ता है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में इसके अलावा कुछ नहीं। सवाल यह है कि क्या हम अब भी पुराने जमाने की इस संकीर्ण सोच में फंसे हुए हैं? क्या हम दोस्ती में सिर्फ रोमांस और मोहब्बत की भूमिका ही मानते रहेंगे? आज हमारे समाज का एक विरोधाभास देखिए। इसी भारत में एक तरफ हम LGBTQ के अधिकारों की बात करते हैं, सेम सेक्स मैरिज की बात करते हैं, लेकिन एक लड़के और लड़की की दोस्ती को आज भी स्वीकार नहीं कर पाते। आज वो जमाना है जब महिलाएं बड़ी बड़ी कंपनियों की CEOs बन रही हैं, बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं, महिलाएं फाइटर पायलट बन रही हैं, महिलाएं सेना में काम कर रही हैं, पुलिस में काम कर रही हैं। तो क्या यह मान लेना इतना मुश्किल है कि महिलाएं किसी पुरुष की दोस्त नहीं हो सकती, और वो भी बिना किसी लव स्टोरी के? ग्रीस के मशहूर दार्शनिक एरिस्टोटल ने एक बार कहा था, फ्रेंडशिप इज अ सिंगल सोल ड्वेलिंग इन 2 बॉडीज। मित्रता एक आत्मा है जो 2 शरीरों में वास करती है। और उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये शरीर जो हैं ये स्त्री के होंगे, पुरुष के होंगे, कोई किसी के भी हो सकते हैं। एरिस्टोटल ने ये बात आज से 2300 वर्ष पहले कही थी। और एरिस्टोटल महान योद्धा सिकंदर के गुरु थे। दोस्ती किसी जेंडर की मोहताज नहीं है। दोस्ती महिला और पुरुष में भेद नहीं करती। इसलिए हमें लड़का और लड़की की दोस्ती पर अपनी पुरानी सोच को अब बदलना चाहिए। और सोचिए, अगर लड़का और लड़की दोस्त हों तो वो अपने दफ्तर में सहानुभूति की भावना लाते हैं, हमदर्दी की भावना लाते हैं, घर में एक दूसरे के प्रति सम्मान लाते हैं और समाज में एक नया संदेश भी लाते हैं, जहां स्नेह को सिर्फ मोहब्बत या रोमांस की नज़र से नहीं देखा जाता, बल्कि उसे इंसानियत की नज़र से देखा जाता है। इस सर्वे का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकला कि जहां समाज में मर्द और औरत बराबर होते हैं, वहां उनकी दोस्ती भी बराबरी की होती है, शक, शर्म और साजिश से बहुत परे। और हां, उसमें कुछ कुछ होने की गुंजाइश नहीं होती।
तो अगली बार जब आप किसी लड़के को उसकी किसी दोस्त के साथ बाइक पर देखें या किसी लड़के को किसी लड़की के लिए कॉफ़ी लाते हुए देखें तो यही सोचें कि शायद ये सिर्फ दोस्त हैं। क्योंकि लड़का लड़की एक तरफ बैठे हैं, वो कहते हैं कि हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन जो समाज उन्हें देख रहा है वो ये इस भाव के साथ देख रहा है कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अब समय आ गया है कि हमारे समाज को भी इस विचार से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अब एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं और इस ब्रेक के बाद हम आपको आज का विचार बताएंगे। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Clear to space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब हम डिकोड के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं जहां हम आपको आज का विचार बताते हैं। इसलिए आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत और चुप रहकर भी अपने बन जाते हैं। नमस्कार।